हुई सरकार की ब्लैक मनी स्कीम, महज 3,700 करोड़ का ही खुलासा, जैसे सीएनबीसी आवाज ने कल पहले ही बताया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में नवाज शरीफ के कश्मीर बयान पर भारत का मुंह तोड़ जवाब। कहा, पाकिस्तान पाक पीओके से हटाया अवैध कब्जा। सुषमा स्वराज आज संयुक्त राष्ट्र संघ में देंगी जवाब। कंज्यूमर को डबल तोहफा, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई ने किया कल सस्ता। सीएनजी और रसोई गैस भी हुई सस्ती। बाजार छुट्टियां बनाने के मूड में, लंबे वीकेंड से पहले छाई रही सुस्ती, लेकिन खराब नतीजों की चेतावनी के बाद एचसीएल टेक 10% टूटा। मारुति के एस क्रॉस का नहीं चला जादू, सितंबर में मामूली बढ़ी बिक्री। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री से भी निराशा। चीन की दिक्कत भारत के लिए बड़ा मौका, एलएनटी चेयरमैन एएम नायक ने कहा, रूड पावर प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं रफ्तार। आईडीएफसी बैंक ने आज से किया कामकाज शुरू। बैंक के सीईओ राजीव लाल ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, इस साल बैंक कमा सकता है 1,000 करोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9, मैं हूं तमन्ना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। रिजर्व बैंक ने बैंकों में 100% विदेशी निवेश के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। कहा, घरेलू और विदेशी बैंकों के रेगुलेशन में होगी मुश्किल। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। बिहार के लिए बीजेपी ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट, लैपटॉप, स्कूटी, रंगीन टीवी देने का किया वादा। टैक्सियों के बाद ऑन डिमांड बस सर्विस की बड़ी मांग, कई शहरों में स्टार्टअप ने शुरू की सर्विस। सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर मोहर लग गई है। सरकार की काला धन वापस लाने की स्कीम पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। सरकार ने इससे जुड़े आंकड़े आज जारी कर दिए। स्कीम के तहत सिर्फ 638 लोगों ने जानकारी दी है। यही नहीं, काले धन का खुलासा करने से जुड़ी इस स्कीम से सरकार को सिर्फ 4,500 करोड़ मिले हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़े हमारे साथ। लक्ष्मण, कल इसी समय इसी कार्यक्रम में आपने बताया था कि क्या अंदाजा निकल कर आ रहा है, क्या कलेक्शन हुई है इस ब्लैक मनी स्कीम की, और आप बिल्कुल 100% सही निकले। सरकार क्या कह रही, क्यों फ्लॉप हो गई स्कीम? देखिए, यहाँ पे सरकार का ये कहना है कि लोगों को जिस तरीके से हम लोग उम्मीद किए थे कि पैसा लेकर कहाँ आएंगे, वो आए नहीं। कुछ हमने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बात की तो उनकी एक अलग राय थी। उनका कहना था कि जो चार्टर अकाउंटेंट, जो कंसल्टेंट थे, उन्होंने सही सलाह मशविरा नहीं दिया अपने लोगों को। लेकिन मैं चूंकि इस स्कीम को काफी शुरू से फॉलो कर रहा था कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, तो मैंने कई चार्टर अकाउंटेंट से बात की तो उनका कहना था कि जब स्कीम लॉन्च हुई थी तो काफी लोग आगे आए, लेकिन जब इसकी बारीकियां उन्हें बताई गई, उन पर कितना पेनल्टी, कितने टैक्स लगेगा ये बताया गया, तो उन्हें लगा कि जितना हमारे पास काला धन नहीं, उससे ज्यादा तो हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। लिहाजा अधिकांश लोगों ने अपने पांव पीछे खींच लिए। सरकार ने 2 बार एफएक्यू जारी किया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। इसलिए आपने देखा होगा कि स्कीम बंद होने से 24 घंटे पहले रिजर्व बैंक की तरफ से आता है सफाई कि फेमा उन पर लागू नहीं होगा जो इस स्कीम के तहत काले धन खुलासा करेंगे। और यही वजह है कि 3,000 करोड़ रुपए तक आए थे 2 दिन पहले तक, लेकिन अंतिम समय थोड़ी सी भीड़ बढ़ी, लेकिन तब भी वो आंकड़ा 4,000 भी पार नहीं कर पाया और मुश्किल से 3,777 रुपए सरकार जुटा पाई है। और ये भी बता दूं कि स्कीम के तहत काले धन का खुलासा है, इस पर जो टैक्स लगेगा 30% जुर्माना, यानी 60% हिस्सा ही सरकार की झोली में आने वाला है। यानी बहुत ही मामूली सी रकम सरकार को इस स्कीम के तहत मिलने वाली है। जी लक्ष्मण, तो इसी बात पर वित्त मंत्री भी आज बोले हैं, तो पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं, फिर आपके पास आते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पटना में कहा कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खुलासा हुआ है। हालांकि बाद में उन्होंने खुद इस आंकड़े पर सफाई दी। एचएसबीसी बैंक के जो डिस्क्लोज्ड अकाउंट्स थे, उन डिस्क्लोज्ड अकाउंट्स का जो टोटल अमाउंट असेस किया गया वो 6500 करोड़ था और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से उसका जिक्र किया था। डिस्क्लोज्ड अकाउंट जो एचएसबीसी से डिटेल्स आई थी, उसके बाद जो ब्लैक मनी कानून संसद ने पारित किया, जिसमें एक कंप्लायंस विंडो दी अनडिस्क्लोज्ड अकाउंट्स के बारे में,
वो कंप्लायंस विंडो कल रात को 12 बजे समाप्त हुई। उस कंप्लायंस विंडो में 638 लोगों ने लगभग 3770 करोड़ और डिक्लेयर किया है। वो 6500 अलग था, ये 3770 अलग है। चलिए, लक्ष्मण हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, वित्त मंत्री के इस बयान से क्या निकल कर आ रहा है, क्या मायने हैं आपके मुताबिक? देखिए, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि चूंकि सरकार इस स्कीम के मोर्चे पर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गई है, तब इस स्कीम की नाकामी को छुपाने के लिए ये दलील दी जा रही है कि नहीं जी, हमें तो 10,000 करोड़ रुपए मिले। और इस दलील देने में पिछली बार जो पहले जो कालेधन के खुलासे में उसको जोड़ लिया गया है। जिस 6,500 करोड़ रुपए की बात सरकार कर रही है, वो दरअसल इस स्कीम का हिस्सा नहीं है। इस स्कीम के तहत उसका खुलासा नहीं किया गया था। इस स्कीम के तहत सिर्फ 3,777 करोड़ रुपए खुलासा हुआ था। वो 6500 करोड़ रुपए जो है वो HSBC की तरफ से 628 लोगों की जो लिस्ट दी गई थी जो काले धन विदेशों में रखे हैं, उनकी जब जांच की गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा, तो उनमें से कुछ लोग सही पाए गए और उनसे अब तक जो काले धन खुलासा हो पाया है, उन लोगों के पास जो काले धन पाए गए हैं वो यहां पे 6,500 करोड़ रुपए है। हालांकि सरकार ने अभी तक उसकी रिकवरी भी नहीं की है। उन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई तेज हो चुकी है, उनसे पैसा आने वाला है, तो उसको सरकार जोड़ रही है और वो बता रही है कि उसको जोड़ लिया जाए तब जाके 10,000 करोड़ के आसपास आएगा। लेकिन वो जो स्कीम 6,500 करोड़ रुपए है, उसके कालाधन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जेल भी हो सकता है, आपराधिक मुकदमा भी चलेगा। लेकिन इस स्कीम के तहत जो खुलासा किया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ 30% टैक्स, 30% पेनल्टी देनी होगी। दोनों बिल्कुल अलग अलग मामले हैं। इस स्कीम से उसका कोई लेना देना नहीं है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस डिटेल एनालिसिस के लिए। तो आखिर सरकार की स्कीम क्यों फ्लॉप हुई और अब सरकार के पास क्या विकल्प बचते हैं, इन सवालों के जवाब हमने देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट से लिए हैं। उनसे बात की है हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी ने, आपको सुनाते हैं। ओसवाल साहब, आप तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये तो फ्लॉप शो होगा, लेकिन क्या इतना फ्लॉप होगा, ये तो अंदाजा शायद आपको भी नहीं रहा होगा। 3,777 करोड़, 636 एप्लीकेंट, ये तो एकदम सुपर फ्लॉप। 125 करोड़ के देशवासियों में इतने ही लोगों ने यदि स्कीम का एडवांटेज उठाया है, तो इसका मतलब सुपर फ्लॉप आप जो कह रहे हो सही है। बिल्कुल। और इसके कारण यदि आप ढूंढेंगे, कारण देखेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो जरा देखने जरूरी है आपको। बिल्कुल। उन्हीं में से कुछ कारण मैं आपसे जानना चाहता हूं भावना जी, आपको क्या लगता है, क्या कुछ और किया जाता तो ये स्कीम ज्यादा सफल होती, ज्यादा सक्सेसफुल होती, ज्यादा लोग सामने आते, डिक्लेयर करते? अगर क्लैरिफिकेशन जो मिनिस्ट्री से आया वो 28 सितंबर को आया, 28 सितंबर को, अगर वो थोड़ा जल्दी आ जाता क्लैरिफिकेशन, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्लैरिफिकेशन आया फेमा के लिए, वो भी ऑलमोस्ट एंड में 24 सितंबर को आया, अगर वो थोड़ा जल्दी आ जाता तो लोग थोड़ा सोच पाते कि ये क्लैरिटी है तो इस हिसाब से हम इस तरह से कर सकते हैं। और बाकी जो क्लैरिफिकेशन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे कि सेबी का, कि अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हो स्टॉक्स में और उसकी वजह से अगर सेबी का कुछ वायलेशन हो रहा है सेबी रेगुलेशन का, तो उसके बारे में अगर कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाता तो दैट वुड हैव हेल्प्ड। अगर उससे थोड़ी मदद हो जाती, लोगों को थोड़ी सहूलियत हो जाती करने के लिए डिक्लेरेशन। यानी कि अब तो वो वक्त जा चुका है, आधी अधूरी स्कीम, बिना तैयारी के एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण जो कुछ आने थे देर से आए। संघवी साहब, सवाल आपसे, अब तो स्कीम बंद, क्या सरकार की तरफ से एक्शन चालू हो जाएगा? नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जब स्कीम पूरी हो गई तो अब गवर्नमेंट का अप्रोच क्या रहेगा, मतलब वेदर वो पूरी तरह से अब लोगों के पीछे जाएंगे, दे विल एक्टिवेट ऑटोमेटिक एक्शन इन्फॉर्मेशन जो 2017-2018 से आने वाला है उसको एक्टिवेट करेंगे या क्या करेंगे। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो भावना बहन ने कहा और ओसवाल जी ने, अगर गवर्नमेंट ने 1 महीने के लिए भी, अगर 1 हफ्ते या 10 दिन पहले एक हिंट दी होती कि वी आर विलिंग टू एक्सटेंड बाय अ मंथ, और 1 महीने का अगर उन्होंने स्कीम को एक्सटेंड कर दिया होता, और ये 2-3 बैंक स्टेटमेंट का सवाल जो है, और दूसरा अगर ए ने बी को पेमेंट किया तो बी के पीछे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ऐसे अगर वो क्लैरिफिकेशन दे दिए होते तो आई थिंक आज सीन कुछ दूसरा ही होता।
इतनी बुरी तरह से स्कीम फ्लॉप नहीं होती थी। बिल्कुल भावना जी, ये बात तो आप भी सहमत करेंगे कि सरकार हर दिन लास्ट मोमेंट पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट, टैक्स ऑडिट की डेट सब एक्सटेंड करती, लेकिन ये भी एक्सटेंड होती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। यहाँ पर आनंद जी फिर आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्या कहीं कोई अब जो लोग स्कीम को लेट समझे हैं इन एक्सप्लेनेशन के बाद, इन स्पष्टीकरण के बाद, अगर वो अब करना भी चाहें तो क्या कोई रास्ता बचा है क्या उनके पास? एक्सटेंड करना पड़ेगा स्कीम, अभी तो बंद हो चुका है। अगर एक्सटेंड करे, आज सीबीडीटी ने किया है फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग, ऐसे ये भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ओसवाल साहब, कब से एक्शन शुरू होगा सरकार की तरफ से? जो सरकार कह रही कि नहीं भरा, नहीं दिखाया, नहीं डिक्लेयर किया, जेल में जाएंगे, ये पहला केस जेल में जाने का कब से शुरू होगा? कल से हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। यदि गवर्नमेंट को यदि किसी का पता चल जाए तो कल से एक्शन हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास आवे तब। अभी ये देखिए, दो चीजें हैं, सर्च एंड सीजर होती है और गवर्नमेंट में कोई आदमी किसी के यहाँ सर्च हुई है, उसने इन्फॉर्मेशन अपने घर में रखी है, वो सेफ कस्टडी में, और वो मिल जाती है तो उसकी मौत है, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल जेल में जाएगा। दूसरी बात, कोई अपने बीबी से झगड़ा कर लेता है और बीबी अपनी इन्फॉर्मेशन दे देती है गवर्नमेंट को, और ये अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो जाता है, वो अपने पार्टनर इन्फॉर्मेशन देते हैं गवर्नमेंट को, उनका एक डर रहेगा। और ब्लैक मनी पर हमारी पूरी चर्चा आप देख सकते हैं आज रात 11 बजे। इधर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटो मोड में डालने की तैयारी में है। टेक्नोलॉजी का फायदा दिलाने के मकसद से कोशिश की जा रही है कि अगले साल से आपके रिटर्न फॉर्म में इनकम और टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी आपको पहले से ही भरी हुई मिले। ई फाइलिंग के लिए लॉग इन करते ही आपको फॉर्म में आपका नाम, पते के अलावा इनकम का ब्यौरा और टैक्स देनदारी का ब्यौरा भी फॉर्म 16 के आधार पर भरा हुआ मिलेगा। आपको बस इसे जांचना होगा और अगर सुधार की जरूरत है तो बदलाव करके फॉर्म सबमिट करना होगा। इस साल ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और बैंक अकाउंट से रिटर्न फाइलिंग को जोड़कर ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा दी है और अब तैयारी है कि फॉर्म भी टैक्स पेयर को सारी जानकारी के साथ मिले। आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों के ब्याज दर घटाने का सिलसिला आज भी जारी रहा। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने बेस रेट में पूरी तरह से 0.35% की कटौती की है, जिसके बाद इसकी ब्याज दर 9.35% हो गई है। प्राइवेट सेक्टर के ही एक और खिलाड़ी कोटक महिंद्रा बैंक ने भी बेस रेट में 0.25% की कटौती की है, जिसके बाद ये दर 9.5% हो गई है। सरकारी बैंकों में इलाहाबाद बैंक ने बेस रेट 0.25% घटाया है, जबकि सिंडिकेट बैंक ने इसमें करीब 0.30% की कटौती की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी बेस रेट में 0.25% की कटौती की। इसके अलावा येस बैंक, कर्नाटका बैंक, एसबीबीजे ने भी बेस रेट को घटाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक ने आज अपनी डिपॉजिट दरों में कटौती का ऐलान किया है। और नेचुरल गैस की कीमतें घटाने के सरकार के फैसले का फायदा शुक्रवार से दिल्ली और मुंबई के सीएनजी और रसोई गैस ग्राहकों को मिलने लगेगा। दिल्ली में आज रात से सीएनजी बिना सब्सिडी की एलपीजी और पाइप गैस सस्ती हो जाएगी। दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी और पाइप गैस सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ ने सीएनजी पर 80 पैसे प्रति किलो और पाइप गैस पर 70 पैसे प्रति यूनिट कम करने का ऐलान किया है, जबकि बिना सब्सिडी के एलपीजी सिलेंडर पर भी 42 रुपए की कटौती की गई है। नए रेट के मुताबिक दिल्ली में अब बिना सब्सिडी का गैस सिलेंडर 570 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। इससे पहले एलपीजी के दाम में सितंबर से 25 रुपए 50 पैसे और अगस्त से 18 रुपए कम किए गए थे। मुंबई में भी महानगर गैस ने सीएनजी पर 1 रुपए 5 पैसे प्रति किलो और पाइप गैस की कीमतों में 54 पैसे प्रति यूनिट घटाने का ऐलान किया है। नई दरें शुक्रवार सुबह से लागू हो जाएंगी। नई दरें लागू होने के बाद मुंबई में सीएनजी की कीमत घटकर 41 रुपए 90 पैसे प्रति किलो और पाइप गैस के दाम घटकर 25 रुपए 31 पैसे प्रति यूनिट हो जाएगी। पाइप गैस सस्ती होने से मुंबई के 6 लाख परिवारों को फायदा होगा, जबकि सीएनजी सस्ती होने से बीएसटी, टैक्सी और ऑटो वालों को फायदा होगा। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बाजार छुट्टियां बनाने के मूड में आ चुका है। लंबे वीकेंड से पहले छाई रही आज बाजार में सुस्ती, पूरा हाल देखेंगे ब्रेक के बाद। सितंबर में कैसे रही ऑटो कंपनियों की बिक्री, देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद।
आरबीआई ने ब्याज दरों में आधा फीसदी कटौती की है, जिसके बाद एल&टी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एएम नाइक ने कहा कि ये फैसला काफी पहले हो जाना चाहिए था। If you really want to give a boost to the economy, you should have a drastic cut, not this quarter percent which happened thereafter. And I had said that 1% cut should be implemented. And thereafter, for a long time, there was no cut. Then there was a quarter percent. This year there were one time, I think, 0.25% and now 0.5%. So totally, since the time I spoke, the interest rates have been brought down by 1.25%. But the real issue is the banks are not passing on that. And I think Reserve Bank has to do something about it. The whole idea is that this rate cut reaches to the consumers. अच्छी शुरुआत के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली हावी हो गई। ऊपरी स्तरों से बाजार फिसल गया। सेंसेक्स 26,200 के ऊपर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 7,950 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में आज दबाव देखने को मिला। पूरे हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते सेंसेक्स 1.4% और निफ्टी 1.1% तक चढ़े। और यहां पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ अनूप बागची के मुताबिक भारतीय बाजार बेहतर हालात में है, लेकिन ग्लोबल मार्केट की स्थिति का असर उस पर जरूर दिख रहा है। अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक है, अभी भी पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न मिलती है कस्टमर्स को। रियल एस्टेट और गोल्ड में पैसा नहीं जा रहा, फाइनेंशियल सेविंग्स में आ रहा है, उससे क्या है वेलोसिटी बढ़ती है इकोनॉमी की। तो धीरे धीरे जो है हम लोग अच्छे जगह पर है, पर मेहनत और करनी है हमको, मतलब वो गैप को बढ़ाने के लिए ग्लोबली। बट ग्लोबली हिलेगा और बिकवाली आएगी, तो हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत तो बिकवाली आएगी। एफआई की जो बिकवाली है वो ऐसा नहीं कि वो खुशी से बिकवाली कर रहे हैं, अगर रिडेम्पशन आएगा तो उनको इंडिया भी बेचना ही पड़ता है। आईडीएफसी बैंक ने आज से कामकाज शुरू कर दिया है। बैंक के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और एमडी राजीव लाल ने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि बैंक इस साल ही करीब 1,000 करोड़ का मुनाफा कमाएगा। We are on track to deliver at least 1,000 crores of profits this year, which means that we are investing 600 to 700 crores in building out the bank. Starting with that base of profitability, we are very confident that year on year we will grow our profits after tax at least 10 to 15% every year. सितंबर में ऑटो कंपनियों की रफ्तार पर फिर ब्रेक लग गया है। दिग्गज कंपनियों ने अपने बिक्री के आंकड़ों से निराश किया है। कैसी रही बिक्री, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी सोनम मेहता। सोनम, कैसा ट्रेंड दिख रहा है बिक्री का? आंकड़ों को देखकर क्या लग रहा है कि एक बार फिर ऑटो कंपनियों के साथ थोड़ी दिक्कत है? सितंबर महीने के बिक्री के आंकड़े काफी मिले जुले दिख रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री फ्लैट रही, एमएससीवी सेगमेंट का प्रदर्शन जबरदस्त रहा और कमजोर मॉनसून के कारण ट्रैक्टर्स की हालत थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। फोर व्हीलर्स में मारुति सुजुकी के आंकड़े कमजोर रहे। एक्सपोर्ट फ्रंट पर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। एस क्रॉस भी कंपनी को सपोर्ट नहीं कर पाया है और छोटी गाड़ी की बिक्री भी कम हुई है। वहीं एमएनएम के ऑटो के आंकड़े कमजोर रहे। एक्सपोर्ट्स ने ओवरऑल नंबर्स को सपोर्ट जरूर किया है, लेकिन ट्रैक्टर्स की हालत बेहद ही खराब, जहां पे बिक्री में 37% की गिरावट दर्ज हुई है। टाटा मोटर्स के आंकड़े उम्मीद से कमजोर रहे। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ने सपोर्ट नहीं किया है और एक्सपोर्ट्स ने भी कंपनी को निराश किया है। वहीं अशोक लेलैंड इस बार स्टार परफॉर्मर दिखाई दे रहा है। बेस्ट एवर सेल्स रिपोर्ट की है। कुल बिक्री में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। पूरा सपोर्ट एमएचसीवी सेगमेंट से आया है, जहां पर बिक्री में 80% से ज्यादा की बढ़त हुई है, जहां पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लागू होने से एक प्री बाइंग देखने को मिली एमएचसीवी सेगमेंट में। उसका पूरा फायदा अशोक लेलैंड को मिला है। टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प ने सरप्राइज किया है, उम्मीद से बेहतर आंकड़े घोषित किए। लगभग 6 लाख से ज्यादा की बिक्री हुई है और आयशर मोटर्स ने टू व्हीलर स्पेस में आउट परफॉर्म किया है। फिर से एक जबरदस्त बिक्री रॉयल एनफील्ड की, कुल बिक्री में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। जी सोनम, कॉल ड्रॉप पर ट्राई के ओपन हाउस में क्या हुआ बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये चुनाव बिहार का है, लेकिन फैसला होगा हिंदुस्तान का। पार्टियों की पूरी ताकत लगी है और इज्जत भी दांव पर है। क्या है चुनाव के असली और बड़े मुद्दे और क्या चल रहा है वोटर के दिमाग में, देखिए बिहार की जमीनी हकीकत मेरे नजरिए से।
कॉल ड्रॉप के लिए मुआवजे पर अंतिम फैसला लेने से पहले आज टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने ओपन हाउस डिस्कशन किया। इस ओपन हाउस में टेलीकॉम कंपनियों ने जहां मुआवजा देने का पूर्ण विरोध किया, वहीं कंज्यूमर एसोसिएशन ने कॉल ड्रॉप के लिए कंपनियों को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे की मांग की। ये नजारा है टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI की तरफ से बुलाए गए ओपन हाउस डिस्कशन का, और मामला है कॉल ड्रॉप की एवज में ग्राहकों को मुआवजा मिले या नहीं। सभी टेलीकॉम कंपनियां और इंडस्ट्री एसोसिएशन ने फिर से अपना पुराना राग छेड़ा कि कॉल ड्रॉप के लिए वो नहीं, संसाधनों की कमी जिम्मेदार है। ऐसे में ग्राहकों को कॉल ड्रॉप के लिए मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि कंज्यूमर और उससे जुड़ी एसोसिएशन कॉल ड्रॉप की भरपाई के लिए मुआवजे को सही ठहरा रहे हैं। My license requirement or my spectrum NIA requirement talk about street level coverage. I am not guaranteeing a coverage inside the building, inside the lift. Does the cost of implementing that kind of a regulation compensate for the pain, as we are referring to, for a short duration? And is it going to be a temporary regulation or is it going to be a full-time regulation? Who is operating that system? Because service is not complete. You are liable before the consumer court, you are liable before the TDSAT, you are liable before the High Court. You can be dragged by collar by road to the court. You can be fined. TRAI ने इस मसले पर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। 15 अक्टूबर तक रेगुलेटर इस पर अपनी सिफारिशें जारी करेगा। सोमवार तक हम लोगों ने फिर वक्त दिया है लोगों को कमेंट्स दाखिल करने का, रिटन कमेंट्स, और मुझे लगता है उसके बाद करीब 10 दिन और लगना चाहिए। तो करीब 15 अक्टूबर के आसपास तक हम लोग अपनी रिकमेंडेशंस, इसमें जो भी निर्णय होगा अथॉरिटी का, वो हम पब्लिक कर देंगे। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद कह चुके हैं कि ग्राहकों को कॉल ड्रॉप से राहत देने के लिए मुआवजे के प्रस्ताव का वो समर्थन करेंगे। हालांकि TRAI के ओपन हाउस से ये साफ हो गया कि मुआवजे के मुद्दे पर निजी कंपनियां ही नहीं, BSNL और MTNL भी सरकारी रुख से सहमत नहीं हैं। अब गेंद TRAI के पाले में है और सबकी नजरें इस बात पर हैं कि कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर वो कौन सा फार्मूला पेश करता है। दीपक साहू, दिल्ली। ऑन डिमांड टैक्सी सर्विस के बाद अब बड़े शहरों में शटल बस सर्विस तेजी से पॉपुलर हो रही है। ऐप बेस्ड ये बस सर्विस लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने का काम कर रही है। शटल बस सर्विस के बढ़ते बाजार को देखते हुए पिछले कुछ समय में इस सेक्टर में कई नए स्टार्टअप्स भी आ गए हैं। दिल्ली के गुनीत सिंह अपने दफ्तर के लिए हर रोज मेट्रो से बॉटनिकल गार्डन स्टेशन तक तो पहुंच जाते थे, लेकिन उसके बाद नोएडा सेक्टर 126 जाने के लिए उन्हें या तो भरी बस के धक्के खाना पड़ता था या फिर महंगा ऑटो रिक्शा करना पड़ता था। इन सब परेशानियों से राहत गुनीत को तब मिली जब इन्होंने शटल बस सर्विस का इस्तेमाल शुरू किया। बसेस में ये प्रॉब्लम होता है कि आपको लटक के जाना पड़ता है, खड़े होके जाना पड़ता है, यू डोंट गेट अ सीट। उसके अलावा क्या बोलते हैं, उसमें AC नहीं होता। और ऑटो वालों के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको हैगल करना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है, मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, उसमें भी आपको लटक के जाना पड़ता है। लेकिन जब से शटल आया है तब से आई थिंक कि हमारा कम्यूटिंग प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। दिल्ली NCR ही नहीं, मुंबई और बेंगलुरु समेत देश के हर बड़े शहर में लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है। इसी समस्या का हल निकाल रहे हैं शटल जैसे स्टार्टअप। ऐप बेस्ड बस शटल सर्विसेज देने वाले ये स्टार्टअप टैक्सी या ऑटो से आधे किराए में आपको अपनी मंजिल तक समय पर आरामदायक तरीके से पहुंचा देते हैं। जहाँ पे 120 करोड़ लोग हैं और वो लोग कहीं ना कहीं इनको जाना होता है रोज, तो मार्केट तो बहुत ही बड़ा है। तो हमारा तो ये है कि हम जहाँ पे भी जाएं हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें, यही है हमारा तरीका सोचने का। कंफर्ट कन्वीनियंस भी चाहिए लोगों को और उसके साथ साथ इकोनॉमिकल ऑप्शन भी चाहिए, तो हम वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं ना पैकेज कि आपका एप्लीकेशन है, उससे आप अपनी रिजर्वेशन देख सकते हैं, उससे आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं और उसके साथ अपने टाइमली और कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। और बस का एक एडवांटेज ये भी है, जो भी शेयर ट्रांसपोर्टेशन होता है जैसे कि बस, उस शेयर ट्रांसपोर्टेशन में सॉर्ट ऑफ जैसे कारपूलिंग होता है, उसके अंदर आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन कंफर्ट और कन्वीनियंस उतना ही रहता है। अप्रैल में लॉन्च हुई शटल फिलहाल दिल्ली NCR में 30 रूट्स पर सर्विसेज दे रही है। वहीं मुंबई में हाल ही में शुरू हुई R बस का इस्तेमाल करीब 500 और जुलाई में शुरू हुई सिटी फ्लो का इस्तेमाल करीब 350 लोग करने लगे हैं। 2 महीने पहले बेंगलुरु में शुरू हुई जिपगो को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जानकारों का मानना है कि बस सर्विस मार्केट टैक्सी सर्विस मार्केट से लगभग 10 गुना बड़ा बिजनेस है और अभी 60,000 करोड़ का मार्केट है। यही कारण है कि बहुत से नए प्लेयर्स भी पिछले कुछ महीनों में सेगमेंट में उतर कर आ गए हैं।
शटल बस सर्विस सेक्टर के पोटेंशियल को देखते हुए टैक्सी एग्रीगेटर ओला भी इसमें उतरने की तैयारी में है। कंपनी ने अपना पायलट प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिया है और जल्द ही ओला शटल के नाम से ये सर्विस शुरू हो जाएगी। ईशा शर्मा, दिल्ली। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में नवाज शरीफ के कश्मीर बयान पर भारत का मुंह तोड़ जवाब। पूरी खबर देखिए आगे। और क्या अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है? पूर्व डिप्लोमेट जी पार्थसारथी से करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। आज यूनाइटेड नेशन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कश्मीर पर पाकिस्तान को करारा जवाब देंगी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर जो आरोप भारत पर लगाए हैं उसका सिलसिलेवार जवाब भारत यूएनजीए में देगा। एमईए ने पहले ही ट्वीट करके पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि पाकिस्तान पहले पीओके से अपना दावा हटाए। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर से सेना हटाना समाधान नहीं है, जबकि आतंकवाद की राह छोड़ने से ही हल निकलेगा। तो मैंने ट्वीट्स के माध्यम से कुछ जवाब तो दे दिए हैं और मैंने ये भी कहा था कि अगर कुछ अनएक्सेप्टेबल रेफरेंसेस पाकिस्तान करेगा तो हम राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को कंफर्म कर रहा हूं कि हम अपना राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले कल संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा। उनका पूरा भाषण कश्मीर के मुद्दे पर केंद्रित रहा। 3 generations of Kashmiris have only seen broken promises and brutal oppression. Over 100,000 have died in their struggle for self-determination. पूर्व डिप्लोमेट जी पार्थसारथी हमारे साथ जुड़े हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। पार्थसारथी जी, भारत ने ये चेतावनी दी थी पाकिस्तान को कि अगर आप यूएन के मंच पर कश्मीर का राग अलापेंगे तो हम करारा जवाब देंगे। हमने ये जवाब दे भी दिया है, लेकिन इस जवाब से क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि जब विकास स्वरूप एमईए की तरफ से कहते हैं कि आप लोग पीओके छोड़िए, तो क्या ये हमारी रणनीति में एक शिफ्ट है आपके मुताबिक? नहीं, मेरे राय में कोई इसमें बदलाव नहीं आया है। देखिए, जो 1994 का जो हमारे संसद का सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ, उस प्रस्ताव में हमने ये कहा था कि सारा प्रांत जम्मू एंड कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग है और जिन भी इलाकों में भी पाकिस्तान ने अवैध तौर से कब्जा कर रखा है उन्हें उस कब्जा को खत्म करना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रांत हमारा है। तो औपचारिक स्तर से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हमारी नीति ये है कि पूरा कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और सिर्फ एक ही विषय पर हम बहस करेंगे और वो है पाकिस्तान को अपने कब्जा को समाप्त करना। तो कोई ये नई बात नहीं। पर पार्थसारथी साहब, जिस तरीके से भाषा, अगर हम भाषा की बात करें जो इस्तेमाल होती थी, तो पूर्ववर्ती सरकारों ने इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की। इनफैक्ट शायद अटल बिहारी सरकार के वक्त भी इस तरह की भाषा सुनने को नहीं मिली। लेकिन अब ये भाषा में बदलाव है। आप ऑफिशियली जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जिस तरह का जवाब आया है, क्या ये कुछ अलग संकेत देता है? देखिए, ये संदेश ये सरकार बड़े सख्ती से भेज रही है पाकिस्तान को कि अगर आप आतंकवाद का प्रयोग करेंगे तो हमारे भी रुख बहुत सख्त रहेगा। क्योंकि आपको याद होगा जब 2003 और 2007 के बीच कश्मीर पर गुप्तचर रूप से बातचीत हुआ तो सारी दुनिया ये जानती थी कि हल जो ढूंढ रहे थे वो ये था कि नियंत्रण रेखा को एक किस्म का सीमा बना दें। बिल्कुल। लेकिन अगर हमने वो रुख अपनाया और लेकिन अगर हमने औपचारिक रूप से और सार्वजनिक रूप से वो रुख हमने अपनाया तो हमारे लिए महंगा निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तान
उससे शुरुआत करके हमारे स्तर पर भी, हमारे साइड पर भी जमीन मांगेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका अगर संदर्भ में और समझा, और ये जो वीडियो चल रहा है हमारे स्क्रीन पर, ये भी इसका हिस्सा है कि किस तरह की बर्बरता पीओके के हिस्से में की जा रही है लोगों के साथ। भारत ने ये वीडियो का भी जिक्र किया और कहा है कि पीओके में जिस तरह का बर्ताव है लोगों के साथ वो रोका जाए। ये जो लेवल ऑफ अग्रेशन आप कहिए या जो दावे की पिच है, ये जरूर बदली है, और क्या ये हमारे आगे की स्ट्रेटेजी को भी डिटरमिन किया जा सकता है? क्योंकि बैक चैनल जो बातचीत अभी तक चल रही थी, जैसा आप कह रहे हैं कि आप आगे जाकर शायद आप अपना हिस्सा रखें, हम अपना रखें। नहीं, हाँ, वो तो देखिए, जब से शिमला समझौता ये पर हस्ताक्षर हुआ, तब लोगों के मन में और दुनिया के मन में यही आया कि इसका एक ही हल हो सकता है कि आप नियंत्रण रेखा को एक स्थायी सीमा बना दें। लेकिन जब उस नियंत्रण रेखा का उल्लंघन होता है, और जो रोका गया था 3-4 साल के लिए, और उसका पुनरारंभ हुआ है, तो हमें भी अपना रुख बदलना पड़ा और एक आक्रामक रुख अपनाना पड़ा। और ये उनको साफ संदेश भेज दिया हमने कि देखिए, हमारे संसद के सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव है, और उसके अनुसार पूरा कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। चाहे वो आपके और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो, चाहे वो गिलगिट बल्टिस्तान हो, सब भारत का एक अभिन्न अंग है। और एक ही मुद्दा रह गया है कि आप इसका वापसी कब करेंगे और कैसे करेंगे। हाँ जी, पार्थसारथी साहब, अगर एक दूसरा जो एंगल आ रहा है निकल कर, ये कि पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह के इस आशय की कुछ खबरें छप रही कि मोदी और नवाज शरीफ दोनों एक साथ थे अमेरिका में, लेकिन मोदी का जो जलवा रहा उसके सामने नवाज शरीफ एकदम फीके नजर आए। तो अब जब मोदी आ चुके हैं, शरीफ साहब अभी भी वहां हैं, तो कुछ भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की बातें करके थोड़ा सा एग्रेशन दिखा रहे हैं ज्यादा। नहीं, जो भी एग्रेशन ये दिखा रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। 1965 के जंग के बाद 50 साल हो गए हैं, और इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने एक किस्म का एग्रेसिव या रुख अपनाया है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि आज के जमाने में पाकिस्तान इसके अलावा और किसी विषय पर बोल नहीं सकता। उनका अर्थव्यवस्था ठप है। एक देश से दूसरे देश जाते हैं, खुलेआम पैसा मांगते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से, जापान से, जर्मनी से, हर एक से। तो उनकी आर्थिक स्थिति जब इस हाल में हो, तो वो क्या आर्थिक विषयों के बारे में क्या बात कर सकते हैं जी। लेकिन हमारी विदेश नीति में आर्थिक प्रगति और आर्थिक सहयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पाकिस्तान उसके बारे में तो बात ही नहीं करता। तो इसीलिए इन्हीं विषयों पर वो बस फंस जाता है, और इसके अलावा कुछ बोलता नहीं है। अब एक और समस्या उनका ये है कि उन्होंने सोचा कि अशरफ गनी अफगानिस्तान में राष्ट्रपति बनने के बाद जो दबाव उन पर अफगानिस्तान की ओर से आ रहा था आतंकवाद को बंद करने के लिए, वो रुक जाएगा। अब वो उस पर भी परिवर्तन आ गया, क्योंकि अशरफ गनी ने देख लिया है कि सकारात्मक रुख अपनाने से या एक किस्म से ढीले रुख अपनाने से पाकिस्तान इनके सर पर बैठ जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पार्थसारथी जी हमसे बात करने के लिए इस पूरे विषय पर। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद अब बिहार के लिए बीजेपी ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। बिहार में बीजेपी के क्या है वादे, देखिए आगे। बिहार के चुनावी संग्राम में बीजेपी ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश कर दिया। हमेशा विकास की बात करने वाली बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट खैरात बांटने वाला नजर आया। इस विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने चुनाव जीतने पर गरीब दलितों को कलर टीवी और मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी देने की बात कही। इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधा। जेटली बोले, बिहार का जंगल राज तो हमने खत्म किया, लेकिन नीतीश कुमार से ये संभाला नहीं गया। जेडीयू की राजनीति में स्थिरता नहीं थी।
और जंगल राज के खिलाफ चुनाव जीता गया 2 बार 3 बार, और बाद में जेडीयू की निर्भरता उसी जंगल राज के निर्माताओं के साथ है। देश भर में आरक्षण के मुद्दे को लेकर मच रहे बवाल को समझाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी। पटना में विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के दौरान वित्त मंत्री बोले कि केंद्र सरकार आरक्षण के मौजूदा स्वरूप के पक्ष में है। फिलहाल आरक्षण नीति में फेरबदल को लेकर सरकार का कोई इरादा नहीं है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि आरक्षण इस देश की वास्तविकता है। आज भी समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को पिछड़ेपन से निकालने का एक संवैधानिक अधिकार भी है और भारतीय जनता पार्टी उसके प्रति कटिबद्ध है। बीजेपी की विजन डॉक्यूमेंट पर तंज कसते हुए जेडीयू ने इसका घेराव किया। जेडीयू नेता पवन वर्मा ने बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट वादों का पिटारा कह डाला। वर्मा यही नहीं रुके, आगे बोले ये सब वादे सिर्फ वोट बटोरने का जरिया है और बिहार की जनता को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो वायदे वोटों बटोरने के बाद अगर कुछ थोड़े बहुत वोट मिल जाएं, वो वायदे जुमले हो जाएं। वो दस्तावेज सपने दिखाएगा और चुनाव के बाद वो सपने बिखरकर उनको दिखाने वाला सपनों का सौदागर बन के रह जाएगा। बिहार के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार में चुनाव प्रचार के साथ ही जुबानी जंग भी रफ्तार पकड़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लालू को चारा चोर कहा तो पलटवार करते हुए लालू ने अमित शाह को नरभक्षी कह डाला। बात यही नहीं थमी, लालू को चारा चोर कहने पर लालू की पत्नी राबड़ी देवी भी बौखला गई। उन्होंने अमित शाह की तुलना जल्लाद से कर डाली। दुनिया जानती है कि गुजरात के दंगा में नरभक्षी के रूप में विख्यात हुए थे। नरभक्षी, इन नरभक्षी को बिहार में घूमने का मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम जानना चाहते हैं अमित शाह से और भाजपा से और प्रधानमंत्री से कि अमित शाह गुजरात के दंगों के समय में कौन कौन धाराओं में किस किस दफा में ये गिरफ्तार हुए थे और इन पर मुकदमे चले थे। अमित शाह बोल रहे हैं कि चारा खा गया, तई खा गया, तो वो कौन ऐसी करके आए हैं, तो पेशवा करके आए हैं? आपने बताइए ना, जेल में काट के आए हैं, मर्डर करके आए हैं, तो जल्लाद है ना जो मर्डर किया, लाखों करोड़ों मर्डर कर दिया लोगों को, हजारों लोगों को, तो जल्लाद है। ये चुनाव बिहार का है, लेकिन फैसला होगा हिंदुस्तान का। पार्टियों की पूरी ताकत लगी है और इज्जत भी दांव पर है। क्या है चुनाव के असली और बड़े मुद्दे और क्या चल रहा है वोटर के दिमाग में? देखिए बिहार की जमीनी हकीकत मेरे नजरिए से। स्वच्छ भारत अभियान के हुए 1 साल, कितना साफ हो पाए शहर और गांव, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो गूगल कैसे कर सकता है आपके फिल्म बनाने का सपना पूरा, देखिए आगे। मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का पहला साल कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया है। खुद शहरी विकास मंत्रालय पहले साल के परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के मुताबिक मिशन को सफल बनाने के लिए राज्यों के साथ साथ उद्योग जगत को भी ज्यादा रुचि दिखाने की जरूरत है। पिछले 1 साल में देश कितना स्वच्छ हुआ, इसका लेखा जोखा देखे तो निराशा ही हाथ लगेगी। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों का प्रदर्शन स्वच्छ भारत अभियान में बेहतर रहा है, लेकिन बाकी राज्य अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ पाए हैं। खासतौर पर राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव और उत्तर पूर्व के राज्यों में काम बेहद धीमा रहा है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने साफ साफ कहा है कि राजधानी होने के नाते दिल्ली को रफ्तार ज्यादा पकड़ने की जरूरत है। दिल्ली नेशनल कैपिटल है, पूरा दुनिया दिल्ली के ओर देखते हैं और पूरा देश का सब नेतृत्व दिल्ली में है, इसलिए दिल्ली के बारे में ज्यादा रुचि लेना है
और इफेक्टिवली स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मार्च 2016 तक देश भर में घरों में 25 लाख टॉयलेट बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अब तक करीब 16.5 लाख टॉयलेट बने हैं। इस मिशन की शुरुआत के वक्त उत्साहित दिखाई दे रहे कॉर्पोरेट इंडिया भी अब इसमें खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री ने इस वजह से उद्योग जगत को आड़े हाथों भी लिया। By next time, every corporate house must be in a position to publish. These are the number of toilets we have created. These are the areas. And so that let the CIA compile total industry or members of their group. And FICCI, ASSOCHAM, PhD, they can also publish. This is the contribution we have made, not in terms of money, but in terms of this. Some of them are doing extremely well. Some of them are yet to catch up. स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए सरकार अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत कंपनियों के लिए म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बनने वाली बिजली खरीदना जरूरी होगा। खाद्य मंत्रालय भी सॉलिड वेस्ट से बनने वाले कंपोस्ट को यूरिया के साथ बेचने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। कुल मिलाकर सरकार अपनी तरफ से कोशिशें तो करती दिख रही है, लेकिन स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए इन कोशिशों को सही मायने में मिशन का रूप देना होगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। और महाराष्ट्र में कल से बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट या दुकानों के लिए लाइसेंस के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार 2 अक्टूबर से राज्य में राइट टू सर्विस एक्ट लागू करने जा रही है। इस एक्ट के लागू होने के बाद लोग अब घर बैठे सरकारी सेवाओं के लिए वेबसाइट पर अप्लाई कर सकेंगे। एक निश्चित अवधि में सरकारी कर्मचारियों को लोगों को सेवा मुहैया करानी होगी। राइट टू सर्विस एक्ट में फिलहाल 43 सेवाओं को शामिल किया गया है और इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तय मियाद में सर्विस नहीं मिलने पर उन पर 500 रुपए से 5,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। देश में पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री का बाजार नई गाड़ियों से कहीं ज्यादा रफ्तार पकड़ चुका है और इसे रफ्तार देने का काम किया है ओला और उबर जैसी टैक्सी एग्रीगेटर्स ने। जी हां, हमारे संवाददाता रोहन सिंह बता रहे हैं कि यूज्ड कार मार्केट के पोटेंशियल को देखते हुए कमोबेश हर बड़ी ऑटो कंपनी इसमें अपने पैर रख चुकी। दिल्ली के अमित जैन ने अपना टैक्सी बिजनेस 3 साल पहले अपनी सेविंग से एक सेकंड हैंड कार खरीद कर किया था। पिछले 3 सालों में अमित ने 4 यूज्ड कारें खरीदी हैं और अब वो ओला या उबर जैसी किसी कैब एग्रीगेटर से जुड़ना चाहते हैं। एक अच्छी गाड़ी यूज कार मुझे मिल जाती है जो कि नई जैसी हो, तो उसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। मुझे 1 साल में लगने लगता है कि हाँ, मैंने जो इस गाड़ी से प्रॉफिट लिया था वो मैंने अर्न कर लिया है और मैं 3 साल चला के इसको बेच भी दूंगा तो दूसरी ले लूंगा, तो मैं बिल्कुल लॉस में नहीं जाऊंगा। देश में कैब एग्रीगेटर्स के आने के बाद न सिर्फ टैक्सी सर्विसेज का दायरा बढ़ा है, बल्कि पुरानी कारों के बाजार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। 2014-15 में जहां नई कारों की बिक्री 7% बढ़ी, तो पुरानी कारों की बिक्री में 15% का इजाफा देखने को मिला। This year we are expecting overall growth of 20%, but car business for us we are expecting a 50% growth. Majority of it will be commercial cars, which is approximately 60% of total cars will be sold by us will be commercial yellow plate cars through our channel. यूज्ड कार मार्केट के फैलते दायरे को देखते हुए मारुति सुजुकी, फोर्ड, ह्युंडई ही नहीं, लग्जरी कार कंपनियां BMW, ऑडी और मर्सिडीज भी इसमें कदम रख चुकी हैं। मारुति ने अपनी यूज्ड कार ब्रांड ट्रू वैल्यू के जरिए पिछले साल 3,60,000 गाड़ियां बेची। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस भी पिछले साल 1,40,000 पुरानी कारें बेच चुकी है। टोयोटा ने भी इस मार्केट में टोयोटा ऑक्शन मार्ट के जरिए इसी महीने एंट्री की है। कुछ सालों पहले तक पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री सिर्फ छोटे डीलर्स किया करते थे, मगर अब तमाम बड़ी ऑटो फर्म्स इस बिजनेस में आ चुकी है और इसी वजह से पुरानी गाड़ियों को खरीदने में बायर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। नए पुराने सभी कार पोर्टल मसलन कार देखो, गोजूमो, 19 miles, cartrade.com और हाल ही में लॉन्च हुई ड्रूम भी प्री ओन्ड गाड़ियां बेच रहे हैं। यही नहीं, हाल ही में क्लासिफाइड साइट क्विकर ने भी अपनी क्विकर कार सर्विस लॉन्च की है, जिसके जरिए पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। हेल्दी लाइफस्टाइल के बढ़ते ट्रेंड को भुनाने के लिए टाटा स्काई ने एक नई सेवा शुरू की है। कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए एक्टिव फिटनेस नाम से एक इंटरैक्टिव सर्विस शुरू की है। इसमें यास्मीन कराचीवाला और बिपाशा बासु जैसे जाने माने करीब 100 लोगों के फिटनेस प्रोग्राम होंगे। 59 रुपए महीने देकर आप घर पर ही वर्कआउट रूटीन्स देख सकते हैं और सेहत बनाने की टिप्स भी जान सकते हैं। इसके लिए टाटा स्काई ने फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी के ब्रिलियंट लिविंग टीवी के साथ हाथ मिलाया है।
It covers a lot of aspects like yoga, Pilates, self-defense, nutrition, and all of it available from the comforts of your home. एक बहुत ही अच्छा काम मैं मानता हूँ और मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ, क्योंकि ओवर 100 ट्रेनर्स दुनिया भर के और देश भर के टॉप ट्रेनर्स हमने एक प्लेटफॉर्म पर लाकर ये सर्विस देने की कोशिश की है। और अब जाते जाते एक आपके काम की भी खबर बता दें, क्या आप हमेशा से फिल्म बनाना चाहते थे तो ये सपना सच हो सकता है, तो कैसे होगा ये सपना सच, बता रहे हैं हमारे टेक गुरु अभिषेक तरन। देखिए, हम में से शायद ही कोई होगा जो अपने फोन या कैमरे से वीडियो शूट नहीं करता होगा। अब वीडियो शूट करने की यही आदत आपको दुनिया के बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका दिला सकती है गूगल के एक नए प्रोजेक्ट इंडिया इन अ डे प्रोजेक्ट की मदद से। गूगल ने अपने इस इनिशिएटिव के लिए रिडली स्कॉट, अनुराग कश्यप और रिची मेहता जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ पार्टनरशिप की है, जहां आप अपनी नजर से इंडिया और उसमें रोजाना घटने वाली चीजें, वाकये शूट करेंगे और अपनी वीडियो फाइल्स नीचे दिए गए लिंक पर 10 अक्टूबर को अपलोड करेंगे। और इसी यूजर जनरेटेड वीडियोस से दुनिया की पहली यूजर जनरेटेड फुल लेंथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी और उसके को डायरेक्टर्स की लिस्ट में आपका नाम भी आएगा। अब ऐसा मौका बार बार तो नहीं आता, तो बस कैमरा उठाइए और लग जाइए शूटिंग में। चलिए, अभिषेक का काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है। और यहाँ पर आप बनाना चाहेंगी? नहीं, लेकिन आज के जमाने में हर कोई फिल्म मेकर, लेखक, पत्रकार बन ही गया है सोशल मीडिया की वजह से। जी हाँ, और ये बात की तस्दीक प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। तो फिलहाल गूगल का ये जो नया कारनामा है इसे आप अपना सकते हैं और क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम आपसे यहाँ पर लेंगे इजाजत। नमस्कार।